नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल कर्मवीर में। आज से हम अध्याय जो पढ़ रहे हैं वो अध्याय है बिलिस फर्स्ट का पुस्तकालय का उद्भव, विकास, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका। कहने का मतलब पुस्तकालय और समाज। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अध्याय ये बिलिस का है, बिलिस और डिलिस में अंतर कुछ नहीं है। डिलिस एक डिप्लोमा है और बिलिस एक डिग्री है, लेकिन सिलेबस समान है। आप ये न समझें कि ये बिलिस का पाठ है मैं क्यों पढ़ूं और ये डिलिस का है तो मैं क्यों पढ़ूं। तो दोनों में समान है। अभी जैसे पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम में जो डिलिस 1 है उस जो ये पाठ है ये बिलिस का जो ये पाठ है पुस्तकालय और समाज डिलिस के पाठ्यक्रम में नहीं है। तो ज़रूरत है डिलिस के स्टूडेंट को भी इस पाठ को पढ़ने की, क्योंकि इस पाठ से आप अगर कॉम्पिटिशन में आगे आप बैठेंगे तो यहीं से काफ़ी सारे सवाल आएंगे। आप वो सवाल आपको बाद में भी पढ़ने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि अब यहीं से आप पढ़ लें। धन्यवाद। चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। पुस्तकालय का उद्भव और विकास, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका। पुस्तकालय का महत्व और उपयोगिता एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सवाल परीक्षा में 2015 में आया हुआ है। मानव सभ्यता की कहानी से पता चलता है कि पुस्तकालय सभ्य समाज के आवश्यक अंग के रूप में सदैव विद्यमान रहे है। इसका उद्भव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हुआ है और इनका स्वरूप, उद्देश्य, कार्य और सेवाएं समाज की आवश्यकताओं द्वारा निर्मित होती है। पुस्तकालय ने समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संस्कृति के संरक्षण और प्रगति, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, मनोरंजन आदि के रूप में पुस्तकालयों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। समय की गति के साथ ज्ञान के संचरण के महत्व में सतत वृद्धि हो रही है। पुस्तकालय ज्ञान के परिसंचरण से संबंधित है। पुस्तकालय को इस प्रसंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है, क्योंकि ज्ञान अधिक जटिल होता चला जा रहा है और ज्ञान के संचरण के साधन भी अधिक जटिलता प्राप्त कर रही है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जो निरंतर समाज कल्याण में रहते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। यह ज्ञान के प्रसारण, विद्वता की प्रगति और शिक्षा तथा अनुसंधान की वृद्धि की संस्था है। भारत में विद्यादान की बड़ी महिमा रही है। हमारे पूर्वजों ने इसे सब दानों से श्रेष्ठ दान माना गया है। पुस्तकालय वास्तव में विद्या के भंडार है। जन पुस्तकालयों को लोक विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है, जिसके द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदैव खुले रहते हैं और जहाँ वे अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करते हैं। तो इस तरीके से ये जो पुस्तकालय की जो व्याख्या है, वर्णन है, आप इसमें हम डेली लाइफ में हम समझते हैं और जानते भी है। आगे चलते हैं इसमें। किसी भी देश, राष्ट्र और समाज की संस्कृति, सभ्यता, बौद्धिक उपलब्धि और समग्र प्रगति की जानकारी उसके पुस्तकालय के माध्यम से प्राप्त होती है। पुस्तकालय के महत्व को कम नहीं किया जा सकता या न्यून नहीं किया जा सकता। पुस्तकालयों को देश की आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संरचना में अपना योगदान प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पुस्तकालय का उद्भव और विकास कैसे हुआ। कि पुस्तकालय मानव सभ्यता के विकास क्रम से ही किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। पहले इनको ग्रंथों के भंडार गृह के रूप में मान्यता प्राप्त थी और इसका मुख्य कार्य ग्रंथों का परिरक्षण करना था। कहने का मतलब पुराने समय में क्या होता था, किताबें बहुत कम होती थी, कागज का आविष्कार नहीं हुआ करता, ताड़पत्र या ऐसे कोई पेड़ों के कागज के ऊपर वो लिखा करते थे तो वो जल्दी फट जाते थे। लेकिन उस समय किताबों को पढ़ने की बजाय उनका संरक्षण करना मुख्य कार्य हुआ करता था। ग्रंथालय को ग्रंथों का संरक्षक माना जाता था और वह ग्रंथों के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं करता था, वह उपयोगकर्ताओं से अलग अलग रहता था। पुस्तकालय अभिलेखागार की भांति हुआ कर, यानी कि एक भंडार गृह की भांति हुआ करते थे। मध्य युग में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा ग्रंथालय शब्द की व्याख्या उस रूप में की गई कि जहां पुस्तकें वाचन, अध्ययन और संदर्भ के लिए रखी जाती है। तो मध्य युग में जब कागज का आविष्कार हुआ, मुद्रण कला का भी आविष्कार हुआ, तो उसमें इंग्लिश
जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसने जो पुस्तकालय या ग्रंथालय की जो व्याख्या बदल दी गई कि वो स्थान जहाँ पुस्तकें वाचन अध्ययन और संदर्भ के लिए रखी जाती है। 19वीं शताब्दी तक पुस्तकालय को एक भवन अथवा कक्षाओं के समूह में के रूप में जाना जाता था। जनसाधारण अथवा उसके एक अंश अथवा समाज के सदस्यों के उपयोगार्थ पुस्तकों को संग्रह किया जाता था। यानी ये कब हुआ? जब समाज में कागज और मुद्रण की कला का आविष्कार हुआ। जब कागज का आविष्कार हुआ तो किताबें लिखी जाने लगी। जब किताबें लिखी जाने लगी तो आगे पढ़ी जाने लगी। तब उनका जो कार्य क्या हुआ? पुस्तकों का संग्रह करना और संरक्षण करना। पहले सिर्फ क्या था? संरक्षण ही था। तो पुराने समय में क्या होता, ये जो पुस्तकें जो धार्मिक स्थलों पर होती थी, जैसे मंदिर है, मस्जिद, गिरजाघर, वहाँ का जो भी मुखिया होता है, जैसे मंदिर में जो पुजारी होता है या और जो पादरी होता है, जो भी मौलवी साहब होते हैं मस्जिद में, जो धार्मिक ग्रंथों का जो भी मुखिया होता था वही पुस्तकालय अध्यक्ष होता था। उसी का काम होता था पुस्तकों का संरक्षण करना। अब पुस्तकालय और पुस्तकालय की सेवा अवधारणा में आमूल परिवर्तन भी आया। जो जाहिर सी बात है, जब पुस्तकालय का महत्व दिया जाने लगा तो उसकी सेवा और भी परिवर्तन हो गया। अब पुस्तकालय में रखी पाठक सामग्री की उपयोग पर बल दिया जाने लगा। पुस्तकालय को एक जन सेवा की संस्था माना जाता है। आधुनिक ग्रंथालय का कर्तव्य पुस्तकालय के स्रोतों और सेवाओं का अधिकतम प्रभावशाली उपयोग करना है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पिछली कुछ दशाब्दियों में अत्यधिक विकास हुआ है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की जनक डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के अनुसार पुस्तकालय एक जन संस्था अथवा संस्थापन है जिसमें पुस्तकों की सुरक्षा और संग्रहण का कार्य सौंपा गया है। उसका कर्तव्य उन व्यक्तियों को सुलभ करना है जो उनका उपयोग करते हैं। यानी पुस्तकालय का कर्तव्य है कि ये जो पुस्तक है उन व्यक्तियों तक पहुंचाना है जो इनका उपयोग करना चाहते हैं, और उसका कार्य अपने पड़ोस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय आने का अभ्यस्त और पुस्तकों की अध्येता के रूप में परिवर्तन करना है। बहुत ही अच्छी परिभाषा लिखी है डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन साहब ने। अतः पुस्तकालय एक जन संस्था है जिसमें प्रत्येक संभावित व्यक्ति को वास्तविक पाठक में परिवर्तित करने की अपेक्षा की जाती है। जन संस्था क्यों है? कि जो प्रत्येक जो पाठक है उसको वास्तविक पाठक यानी उसके अंदर एक आदत बनाई जाएगी, ये रोजाना पढ़े, कुछ न कुछ ज्ञान आहरित करे। वस्तुतः वह एक आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा है। अब आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा को हम थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे। एक आधुनिक पुस्तकालय को सेवा संस्थान माना जाता है। इसका उद्देश्य पुस्तकालय स्रोतों और सेवाओं का उपयोगकर्ता द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग करना है। यहाँ पाठ्य सामग्री संरक्षण का पक्ष गौण रखा गया और उपयोग का पक्ष प्रबल। यानी कि यहाँ जो पुस्तकें सिर्फ संग्रहण के लिए नहीं, उपयोग के लिए। तो डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने एक जो 5 नियम है महत्वपूर्ण, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें कहा गया कि पुस्तकें उपयोग के लिए। आज हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, आज हम सूचना युग में जी रहे हैं। सूचना आज की जटिल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। ज्ञान की प्रगति में इसका प्रामाणिक योगदान है। शोध द्वारा समस्याओं का निराकरण खोजा गया है। समस्याओं के निराकरण के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय विकास का कोई भी कार्यक्रम उपयुक्त सूचना के अभाव में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। ज्ञान को शक्ति माना जाता है। कहा गया नॉलेज इज द पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अब सूचना को शक्ति मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। पुस्तकालय केवल भूत, वर्तमान, भावी ज्ञान का भंडार नहीं अपितु सूचना निर्दिष्ट हो गई है। अब अधिक से अधिक सूचना सेवा अब ये अधिक से अधिक सूचना सेवा केंद्र यानी पुस्तकालय सूचना सेवा केंद्र, यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार की आप सूचना है वो ले सकते हो जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। एक शोधकर्ता को स्वयं की अद्यतन रखने के लिए अपने विशिष्टीकरण के क्षेत्र में भली भांति सूचित रहने के लिए सूचना की आवश्यकता है। जो एक शोध लोग करते हैं उसको अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपने जो टॉपिक्स में सब्जेक्ट में रखने के लिए विशिष्ट नॉलेज रखने की सूचना की जरूरत पड़ती है। वो सूचना पुस्तकालय से उपलब्ध कराई जाती है। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को प्रबंधक को उचित निर्णय लेने के लिए भी प्राप्त सूचना की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार एक नियोजक को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय योजना का निर्माण करने के लिए भी सूचना की आवश्यकता है। परंपरागत पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री
के रूप में पांडुलिपियों, पुस्तकों और आवधिक प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं का संग्रह किया जाता था। आधुनिक पुस्तकालय में इस प्रकार की सामग्री के अतिरिक्त स्लाइड्स, चित्र, ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स, मानचित्र, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, टेप रिकॉर्ड, सीडी, अनुस्वरूप सामग्री का भी अर्जन और संग्रह करते हैं। अतः पुस्तकों का स्थान ग्रंथ अथवा लेख ने ले लिया है। तो कहने को जो बड़े बड़े जो पुस्तकालय है वहाँ पर जो सिर्फ किताबें ही नहीं, किताबों के अलावा ऑडियो कैसेट, सीडीज वगैरह ये भी सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध रहती है। ये ज़्यादातर जो शोध छात्र होते हैं उनको ये उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वो बिना किसी बाधा के अपना शोध कार्य वो संपूर्ण कर सके। ये तो पुस्तकालय की कुछ अवधारणा है जो समय दर किस तरह बदली। आज के जो सूचना के तंत्र में किस प्रकार की सूचना की जो आवश्यकता रहती है। अगला है पुस्तकालयों के उद्भव और विद्यमान होने के लिए पूर्व अपेक्षित दशाएं, यानी कि जो पुस्तकालय का विकास के लिए क्या क्या दशाएं जरूरी है, तो उन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। और ये भी परीक्षा की दृष्टिकोण से, कंपटीशन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य का अभिलेखित स्वरूप में विद्यमान होना और अभिलेखित होना। जो साहित्य है वो अपने स्वरूप में हो और लिखित हो। विद्यमान अभिलेखित साहित्य और गुणवत्ता का होना चाहिए, उसे संरक्षित किया जा सके। जनसाधारण का साक्षर होना। साक्षर जनसाधारण नहीं होगा तो पुस्तकालय का क्या महत्व रहेगा, वो किताबें पढ़ तो नहीं पाएगा। अभिलेखित साहित्य को व्यक्तिगत अभिधारण से परे जाने के विचार की स्वीकृति, यानी कि जो अभिलेख साहित्य है जो उसको व्यक्तिगत विचार करने की भी उसमें रुचि या स्वीकृति होनी चाहिए। पुस्तकालय की स्थापना और अनुरक्षण करके अपने स्रोतों को समुदाय द्वारा उपयोग करने की सहमति। इससे अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अंतिम क्या था दोबारा देख लेते हैं। पुस्तकालय की स्थापना अनुरक्षण करके अपने स्रोतों को समुदाय द्वारा उपयोग करने की सहमति, यानी समुदाय जब जो समाज है उसको उपयोग करने की अनुमति उपयोग करने की सहमति बनी है। पुस्तकालय खोल दिया जाए, अगर आसपास के लोग उसको पढ़ने को सहमत नहीं होंगे तो भी उसका उद्भव विकास नहीं हो पाएगा। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी देश अथवा समाज में पुस्तकालयों के विकास के लिए निम्नलिखित दो नितांत आवश्यक है। सब प्रकार की उत्तम श्रेणी की सस्ती पुस्तकों का द्रुत गति से प्रकाशन, यानी प्रकाशन त्वरित गति से हो, और ज्ञान में प्रजातंत्र के प्रति सामाजिक जागरूकता विकास, यानी जनता में ज्ञान के प्रति जो जागरूकता आएगी तब पुस्तकालय और का उद्भव भी होगा और विकास भी होता जाएगा। अब है कि पुस्तकालय के विकास के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी है, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से भी और कंपटीशन की दृष्टिकोण से भी। वस्तुतः पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रत्युत्तरित करती है। यानी कि जो पुस्तकालय के का उद्भव और विकास की जो कहानी क्या हमें बताती है, प्रत्युत्तरी उसका जवाब देती है कि समाज की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षणिक आवश्यकताओं का जवाब ये देती है। पुस्तकालयों ने समाज की आवश्यकताओं को प्रत्युत्तरित किया है। अनुभव दर्शाता है कि अनेक दशाएं जो हमारे समाज के विकास को प्रभावित करती है, पुस्तकालयों के विकास को भी प्रभावित करती है। कुछ ऐसी दशाएं हैं जो पुस्तकालयों की अनुकूल है। इन दशाओं के अंतर्गत पुस्तकालय पल्लवित होती है। अब जे गेट्स के अनुसार ये दशा हैं। अब ये सेम कुछ चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन की एक किताब है रेफरेंस सर्विसेज एंड बिब्लियोग्राफी, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इस पाठ से संदर्भ पुस्तकें होती है, कुछ इसमें किताबें पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके फ़ोन में भी कुछ चीज़ें अपना ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए वहाँ आप पढ़ सकते हैं। आगे कि ऐसे राजनीतिक और सामाजिक परिपक्वतापूर्ण समाजों में जो ज्ञान के निकाय को संरक्षित, परिसंचित और विस्तृतीकरण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हैं, पुस्तकालय पल्लवित होते हैं। यानी कि राजनीतिक सामाजिक स्तर पर ज्ञान को संरक्षित किया जाएगा, विस्तृत किया जाएगा, मान्यता मिलेगी तो पुस्तकालय क्या होंगे, पल्लवित होंगे। पल्लवित की जगह आप विकसित शब्द लिख सकते हैं। इसमें आपको समझना है, और इसमें ऐसा कोई अटपटा शब्द भी लगे तो आप इसका जो पर्यायवाची शब्द है जैसे पल्लविता आप विकसित लिख सकते, तो आप
विकसित शब्द आपको जल्दी याद भी हो सकता है और इसमें अच्छा भी रहेगा। साक्षेप शांति सद्भावना की अवधि जिसमें सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रियाकलापों के नियोजन का समय प्राप्त होता हो, यानी कि एक सद्भाव की भावना जिसमें सांस्कृतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के लिए एक समय मिले, जो व्यक्तियों के पास अवकाश का समय और ललित कलाओं को उगाने और अपने ज्ञान के सामान्य भंडार को सुधारने के दोनों साधन हो। बौद्धिक संरचनात्मक पांडित्य क्रियाकलापों की समयावधि में जब विशाल और विभिन्नतापूर्ण पाठ्य सामग्री के संग्रह की आवश्यकता अध्ययन अनुसंधान के लिए पड़ती है। जब आत्मोन्नति भली भांति सूचित नागरिकता के व्रत सामाजिक बल दिया जाता है। विद्वत्ता की जन जागृति के दौरान जो ग्राफिक्स सामग्री की एकत्रितकरण और उन तक पहुंच के चारों ओर केंद्रित और आश्रित होती है। जब संस्थागत स्थायित्व और अवधि की सुरक्षा स्थायित्व और सतह प्रदान होती है। जनसंख्या एकत्रीकरण के क्षेत्र और विशिष्ट क्षेत्र से नगरीय पर्यावरण में जो नेतृत्व पुस्तकालयों को आर्थिक साधन और उनके उपयोग के लिए सांस्कृतिक और बौद्धिक रुचि के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सके। जब आर्थिक संपन्नता पर्याप्त व्यक्तित्व समष्टिगत संपदा प्रदान करती है और जनहित के लिए दान की प्रवृत्ति प्रोत्साहित होती है, तो पुस्तकालय अपने आप विकास करते हैं। उन अवधियों में जब जैसा कुछ पिछली शताब्दी में हुआ है, आर्थिक विकास, राष्ट्र शक्ति और स्तर को उपयोगितावादी मूल्य की सूचना और ज्ञान के विस्तृत प्रसारण पर आश्रित माना जाता है, तब पुस्तकालय प्लवित और विकसित होते हैं। उपरोक्त सूची में वर्णित दशाएं भारत में किसी सीमा तक विद्यमान नहीं है। अतः कहा जाता है कि जो पुस्तकालय के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध नहीं। आप ऊपर आपसे 2-4 बार पढ़ें कि उसमें से बहुत सारी जैसी दशाएं हैं, उसी शर्तें हैं जो अभी भी भारत में मौजूद नहीं है, जिस कारण जो रंगानाथन जी ने एक सपना देखा था कि जो पुस्तकालय का इतना बड़ा विकास हो जाए, वो आज हो नहीं पाया। और वो जो दशा हैं, वो जो कमियां रह गई है, वो आज हमें दूर करने, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान की हम विद्यार्थी है, भविष्य में इसी क्षेत्र में हमें जाना है, तो इस चीज़ को हमें हल करना है। अगला है, ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 में ये जून और दिसंबर में आया हुआ है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है, आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, कि भारत में पुस्तकालय विकास में बाधाएं। अब इसमें बाधाएं तो बहुत सारी है। अब कंपटीशन में ये पूछे जैसे कौन सी बाधा सबसे बड़ी है, तो इस तरह से भी आ जा सकता है। और आपके परीक्षा में जब भी, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जब भी आप परीक्षा में लिखें तो पॉइंट वाला लिखें। जैसे ये सवाल आ गया, तो आप क्या करेंगे कि भारत में पुस्तकालयों के विकास में निम्नलिखित बाधाएं हैं, तो पहले आप लिख देंगे निरक्षरता, और उसको आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, डॉट करके फिर लिखेंगे। फिर इसके निरक्षरता के बारे में क्या पॉइंट है, आप पीछे लिखें। उसके बाद जो सीमित आर्थिक संसाधन है वो लिखा आपने, और पीछे अंडरलाइन किया। तो परीक्षा में क्या हो, जब थोड़े बड़े उत्तर लिखा करते तो उसमें वो आदमी जो भी कॉपियाँ चेक करता है वो पूरा नहीं पढ़ता, वो सिर्फ पॉइंट ही देखता है। तो हमारे पॉइंट एकदम अच्छे होंगे, सार गर्भित होंगे, एकदम व्यवस्थित होंगे, तो हमें अंक दीजिए। हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, न कोई पॉइंट है न उसका कोई पता है, तो उसमें हमें नंबर मिलने की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे हमने सही भी लिखा हो। तो उत्तर लिखने का भी एक अपना तरीका होता है, तो उस तरीके को हमें अभी से विकसित करना होगा। आपको नोट्स भी बनाने होंगे, मैं नोट्स भी बताऊंगा मैंने किस प्रकार बनाए थे और मैं किस तरह पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, पुस्तकालय के विकास में जो पहली बाधा वो निरक्षरता, यानी कि निरक्षर अगर इंसान होगा तो वो किताबें नहीं पढ़ पाएगा, तो फिर पुस्तकालय का विकास कैसे होगा। इससे पहले आवश्यक रहेगा कि जनता को, लोगों को साक्षर किया जाए। और ये जो अनुकूल दशाओं में जो ऊपर के पॉइंट था कि लोगों का साक्षर होना, निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में राजकीय स्तर पर सक्रिय सतत प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु जन पुस्तकालयों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो जो लोग पढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारे जो निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, लेकिन जन पुस्तकालयों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग गांव में भी अभी इतने पुस्तकालय नहीं है, सिटी लेवल पे इतने पुस्तकालय नहीं है, जिला लेवल पे हम मान सकते हैं पुस्तकालय लोग आते हैं जाते हैं, जो पत्रिकाएं वगैरह पढ़ते हैं। इस संदर्भ में यहाँ तक कहना उपयुक्त नहीं होगा कि पुस्तकालयों के अभाव में जो आज साक्षर बनाए गए व्यक्ति कल पुनः निरक्षरता के अंधकार रूपी गर्त में डूब जाएंगे। तो आज हमें किसी को साक्षर तो कर दिया, अगर पुस्तकालय नहीं होंगे तो वो कहाँ से पढ़ेगा। मान लो गांव में किसी
को 10, 15, 20, 50, 100, 150, 500 लोगों को एक कार्यक्रम चला के साक्षर कर दिया, वो पढ़ना लिखना जान गए। यदि पुस्तकालय नहीं होंगे तो उनकी आदत भी पुस्तकालय के लिए डालनी पड़ेगी, यानी पढ़ने के लिए उसके अभ्यस्त करना पड़ेगा। अभ्यस्त कहाँ से होगा? जब पुस्तकालय होगा, गांव में पुस्तकालय होने चाहिए, ग्राम पुस्तकालय हो तो लोग वहाँ आए जाए पढ़ेंगे, तो उसकी जो साक्षरता वो बरकरार रहेगी। इसलिए साक्षरता कार्यक्रम में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका को नकारा नहीं जाना चाहिए। जन पुस्तकालयों के अभाव में आज साक्षर बनाए गए व्यक्ति कल पुनः निरक्षरता के अंधकार के रूप में गर्त में डूब जाएंगे। तो इसलिए साक्षरता कार्यक्रम में जन पुस्तकालयों की भूमिका को नकारा नहीं जाना चाहिए। अगला है सीमित आर्थिक साधन। तो भारत एक निर्धन देश है, तो ये काफ़ी पुरानी चीज़। आज हमारा भारत बहुत विकसित हो गया है, आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। ये थोड़ा पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि धन के अभाव का हम कह सकते हैं। अभाव में वांछित पुस्तकालय सेवा स्थापित करना कठिन है। सरकार का ध्यान भी जन साधारण की 3 प्राथमिक आवश्यकताओं पर ही केंद्रित है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि जो भारत में राज्यों में जो पुस्तकालय है अधिनियम बने हैं, जो पुस्तकालय को महत्व देकर किसी बहुत देर से बने। देर का कारण कि जो भी सरकार रही उसने इस जो मुद्दे को थोड़ा कम महत्व दिया। अगर ज़्यादा महत्व देती तो ये जल्दी अधिनियम पारित हो जाता। राजस्थान में 2006 में हुआ, तो और तमिलनाडु जैसे वगैरह मद्रास में 1948 में हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो शासन होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो इस चीज़ को महत्व दे तो उसका अधिनियम में उसका महत्व ऑटोमेटिक आ जाता, क्योंकि वही हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं। अगली जो बाधा है, पुस्तकें विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अभाव। भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का नितांत अभाव है। यह अभाव विशेष रूप से वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। वैसे यह स्थिति बदल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाकी तो किताबें हमारे पास साहित्य की भी खूब सारी है, लेकिन जो तकनीकी चीज़ें साहित्य है, जो तकनीकी है, वो भारतीय भाषाओं में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या ये इसका विकास हो रहा है, और वो उसकी जो किताबें हैं वो पुस्तकालय में उपलब्ध हो रही है। नई-नई वैज्ञानिक खोजें हो रही है और नई-नई किताबें प्रकाशित हो रही है। तो अब वो स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है। अगला है जनसंख्या का बिखराव। तो भारत की जो 17% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, छोटे-छोटे पूर्वों में रहती है, छोटी-छोटी ढाणियों में रहती है। इन छोटी-छोटी ढाणियों में, ग्रामों में, पूर्वों में संतुष्टिजनक पुस्तकालय सेवा केवल चल पुस्तकालय से ही की जा सकती है, जो काफ़ी व्यवसाय साथ। चल पुस्तकालय का मतलब ये होता है कि मान लो एक सिटी के अंदर एक पुस्तकालय खोल दिया गया, वहाँ एक गाड़ी की व्यवस्था की गई, पास के गांव में वो क्या चल पुस्तकालय से गांव में गाड़ी जाएगी, वहाँ सुबह लगभग 9 से शाम को 5-6 बजे तक वहाँ रहेगी। वहाँ लोग आएंगे, वहाँ उस गाड़ी के पास, वहाँ किताबें लेंगे, पढ़ेंगे और वापस जमा कर देंगे। मतलब वो चलता फिरता पुस्तकालय कहने का मतलब आप समझ सकते हैं। अगला है पढ़ने लिखने की परंपरागत रूढ़िवादी विधि। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। पढ़ने के प्रति जन तंत्रात्मक भावना का विकास नहीं हो सका है। ग्रंथ और ज्ञान सर्वार्थ है, इस भावना का विकास नहीं हो सका है। जनसाधारण इसके प्रति उदासीन है। अगला है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपको ये इस तरह के यहाँ पर ये 6-7 पॉइंट यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आपके जो अगर 4 नंबर का भी सवाल आए या 10 नंबर का आए, तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आने की चांस है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। भारत में जो महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र है, घर की चार दीवारी माना जाता है। हालांकि अब इस धारणा में भी परिवर्तन आ रहा है। अतः यह माना जाता है कि उनको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी स्थिति में लगभग आधी जनता के लिए ग्रंथालयों और पुस्तकालयों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यद्यपि इस विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है। अगला, अभिप्रेरणा का अभाव। किसी भी जन पुस्तकालय के प्रति लोगों में कोई विशेष रुचि नहीं है, अतः पुस्तकालय विकास को कोई बल प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि लोगों के अंदर भी रुचि होनी चाहिए पुस्तकालय के विकास को लेकर। अगला, पुस्तकालय चेतना का अभाव। हमारे देश में नई नई पुस्तकों को पढ़ने का चाव नितांत अभाव है। यानी कि हम क्या करते हैं, आज जब से ये फ़ोन आया तो हम पीडीएफ चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पीडीएफ से किताबें पढ़ना अच्छा रहता है। क्योंकि हमारा जो इंसान है वो जो जो हार्ड कॉपी को पढ़कर अच्छी तरह समझ, सॉफ्ट कॉपी को इतना नहीं, क्योंकि हमारी मानवीय प्रवृत्ति ऐसी है
तो जो हमारी जो आंखें हैं ये आईपैड के मोड में नहीं है, ये पेपर मोड में। हम पेपर मोड में जितना पढ़ेंगे, ठीक है पीडीएफ हमारे पास एक तसल्ली के लिए कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमारे देश में नई नई पुस्तकों को के पढ़ने का चाव का जो नितांत अभाव है, अतः जनता पुस्तकालय अभाव को अनुभव नहीं करती, उसकी उनकी स्थापना के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं करती है। अगला, सरकार पहल और सरकारी पुस्तकालय अधिनियम का अभाव। मैंने जो पहले ही आपको बताया था कि हमारी राज्य सरकार है इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पहल के प्रति उत्सुक नहीं है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात केवल कुछ राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं, वह भी संतोषजनक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकारी तंत्र है, इस तंत्र के दिमाग में अगर पुस्तकालयों के प्रति अगर जो रुचि अगर जागृत की कर दी जाए, तो पुस्तकालयों के प्रति समाज में भी जागृति आ जाएगी, इसमें कोई नहीं है। अब परिस्थितियां बदल रही है, यद्यपि भारत में पुस्तकालय का विकास मंद गति से हुआ है। भारत में राजनीतिक दृष्टि से पुस्तकालय के विकास को निम्न प्राथमिकता दी गई। इसका कारण यह है कि भारत एक निर्धन देश है और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति आदि समस्याओं से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार इन समस्याओं को हल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कहने का मतलब, कोई भी देश हो, अगर वो थोड़ा विकासशील हो और उसमें गरीबी हो, बेरोजगारी हो, तो सबसे पहले तो वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राथमिकता देगी। भारत में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व होता है, अतः पुस्तकालय भी इसी परिधि में आते हैं। तो भारत में क्या, कई योजनाएं केंद्र सरकार की होती है, कई राज्य सरकार की होती है, तो उसमें से राज्य सरकार भी अपने अनुसार कुछ नई चीज़ें जोड़ सकती है, कुछ में नहीं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती है। भारत के कई राज्यों में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं, इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। जहाँ पुस्तकालय विकास तीव्र गति से हो रहा है, जन पुस्तकालय विकास के लिए पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक है। भारत में जन पुस्तकालय के लिए धन प्रदान करने वाले व्यक्तियों का भी अभाव रहा है। यूएसए में इस दृष्टि से एंड्रयू कार्नेगी का नाम सर्वप्रथम आता है। एंड्रयू कार्नेगी जो ऐसी व्यक्ति है जो जन पुस्तकालयों का जिन्होंने महत्व दिया, और ये बहुत बड़े जो धनाढ्य भी रह चुके हैं। भारत को एक कार्नेगी जैसे पुस्तकालय प्रेमी लोकोपचारी व्यक्ति की पुस्तकालय विकास के लिए तीव्र आवश्यकता और उनमें से आप हो सकते हो। संभवतः भारतीय पुस्तकालय व्यवस्था ने समाज के नेताओं, उद्योगपतियों, जनहितैषियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सक्रिय प्रयास भी नहीं किए गए, अतः ग्रंथालयों और पुस्तकालय प्रेमियों के लिए इसको आगे आना होगा। इसके लिए भारत का के अंदर पुस्तकालय विकास कैसे हो, इसके लिए आप लोगों को आना होगा। अनुकूल जनमत तैयार कर सके, यह कार्य पुस्तकालय संघों द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर करना होगा। अभी आप सोच रहे कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे होगा या नहीं होगा, इसके लिए पुस्तकालय बहुत सारे संघ है, उन संघों से जुड़कर अपने अपने क्षेत्र में आप विकास करेंगे। हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में विकास करे तो सभी क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न है कि हर कोई सोचता है कि मैं क्यों करूँ, मेरा क्या जाता है। लेकिन आप समझ लिए, अगर रंगानाथन जी अगर ये इतना प्रयास नहीं करते तो आप भी आज के दिन में ये पुस्तकालय कोर्स आप नहीं कर पाते। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो इसलिए हमारा ही प्रयास रहेगा कि हम अपने स्तर जो भी जितना हो, जैसा भी, अगर छोटा सा भी अगर प्रयास करेंगे, तो ये छोटा छोटा बूंद बूंद से कहते हैं कि घड़ा भी भर जाता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। पुस्तकालय की जो आवश्यकताएं या दशाएं पढ़ ली, उसकी बाधाएं हमने पढ़ ली, और एक और महत्वपूर्ण हम पढ़ रहे हैं, पुस्तकालयों के विकास के कारक क्या है। तो वही के वही कारक है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, वही सेम पॉइंट है। तो इस पुस्तकालय में काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पुस्तकालय विकास के निम्नलिखित कारक है, यानी निम्नलिखित। अब निम्नलिखित आपको अटपटा लग रहा है तो आप निम्नलिखित कारक है लिख सकते हैं, और उसमें आपको तरीका यही रहना चाहिए। अब आप अगर चाहें तो जैसे ये पहला पॉइंट आपने लिख लिया, समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, तो इसके बारे में लिखा, और 2 लाइनें आप लिखना चाहे तो आपके उत्तर में 4 चांद ये लगा सकता है। ये जैसे 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है, तो आपको इसमें 2 लाइनें और जोड़ देनी है, उसी की व्याख्या कर सकते हैं। उच्च जीवन स्तर है, ये भी पुस्तकालय के विकास का कारक है। साक्षरता की जो उच्च दर है, भली भांति संस्थापित पुस्तक व्यवसाय है, नगरीय जनता का सबसे
बड़े समूह में निवास, स्थानीय और राष्ट्रीय परंपराएं, प्रतिष्ठित नागरिकों का प्रभाव तथा राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारों से प्रोत्साहन। तो आप सबको विदित है अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें पुस्तकालय के को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसलिए आप आपने एक अच्छा कोर्स चुना है। ये ऐसा कोर्स है जो सभी विषयों का नॉलेज रखता है, या जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है वो अगर यदि पूर्ण रूप से इसमें सक्रिय है तो उसको प्रत्येक विषय का थोड़ा ज्ञान रहता है, क्योंकि बहुत सारी किताब में उसको टटोल नहीं पड़ती है, बहुत सारी किताबें उसको पढ़नी पड़ती है। तो आप एक बहुत भाग्यशाली इंसान हैं जिन्होंने ये कोर्स चुना है। बस शर्त ये है कि आप अपने प्रति जागृत हुए, इस कोर्स के प्रति जागृत, अगर इसको आप पढ़ सकते हैं तो आपका जो बौद्धिक विकास तेज होगा। चलते हैं पुस्तकालय के प्रकार। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब पुस्तकालय है जन पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय। अब जन पुस्तकालय या हम जिसे सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय में विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। अगला विशिष्ट पुस्तकालय और शोध पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय क्या हो सकता है? जैसे मेडिकल लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी या ब्लाइंड लाइब्रेरी। ये क्या है? किसी विशेष श्रेणी के लिए होती है, उसको क्या कहेंगे हम? विशिष्ट पुस्तकालय। अगर शोध पुस्तकालय किसी भी शोध, जैसे जो स्कॉलर होते हैं पीएचडी वगैरह में जो शोध करते हैं या वैज्ञानिक कोई शोध करते हैं, उनके लिए एक पुस्तकालय होता है, वो क्या कहलाता है? शोध पुस्तकालय। अगला राष्ट्रीय पुस्तकालय और राज्य पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो राष्ट्र के स्तर का होता है, भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय वो आपके कलकत्ता में है, और राजस्थान का जो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय वो है जयपुर में है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से है। आगे हम पढ़ते हैं। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसमें बहुत सारे इस टॉपिक्स में प्रश्न उठते हैं, 2 नंबर के, 4 नंबर के कंपटीशन में। और अभी आप इसको एकदम सही तरीके से पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जन पुस्तकालय जनोपयोग की संस्था है। वैसे तो इसका अस्तित्व पुस्तकालय के अस्तित्व से ही जुड़ा है, परंतु जन पुस्तकालय अवधारणा का वास्तविक विकास जनतंत्र के साथ हुआ है। ग्रंथ और सर्वार्थ की संकल्पना के साथ ज्ञानार्जन में जनतंत्र का युग आरंभ हुआ था। जन साधारण की परिभाषा बीएस रसल ने इस प्रकार की है कि जन पुस्तकालय वास्तव में जन साधारण के लिए, जन साधारण द्वारा जन संस्थाएं हैं। बहुत ही अच्छी और सरल परिभाषा दी है बीएस रसल महोदय ने। यह समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क संस्थाएं हैं। एल.आर. मैकालमिन ने अपनी पुस्तक चांस टू रीड, तो ये 2 नंबर का सवाल आता है, चांस टू रीड किताब के लेखक कौन है? आप इसको हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। और मैकालमिन ने कुछ सिद्धांत दिए है, वो हम आगे पाठों में अध्ययन करेंगे, तो आप इसको बहुत महत्व दें। अब क्या उन्होंने आधारभूत सिद्धांत दिए कि जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के प्रावधान का उत्तरदायित्व उपयुक्त ये जम मिसप्रिंट है, जन शासकीय प्राधिकरण का है, न कि किसी निजी और वर्गीय समूह का। यानी कि सेवा देने का जो उत्तरदायित्व है जन पुस्तकालय चलाने का, जो शासक का है। कहने का मतलब ये है, इनको किन्हीं प्राधिकरण द्वारा प्रशासित वित्त प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि इसे कोई संस्था द्वारा चलाया जाना चाहिए, उसके लिए जो समय समय पर वित्त है वो देना चाहिए। इन पुस्तकालयों की सेवाएं उक्त समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि इसके जो द्वार सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके उक्त पुस्तकालयों को उक्त समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करना चाहिए। ये पुस्तकालय केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बौद्धिक दृष्टिकोण से भी स्वतंत्र होने चाहिए। अर्थात इनको निष्पक्ष होना चाहिए। इनको सभी को पूर्ण, निर्बाध और बिना किसी भेदभाव के पाठ्य सामग्री के उपयोग का समान अवसर देना चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो जन पुस्तकालय के लिए जो सिद्धांत थे वो दिए थे एक एल.आर. मैकालमिन ने अपनी जो किताब चांस टू रीड, यानी पढ़ने के चांस। बहुत अच्छी किताब का टाइटल भी अच्छा है, और पढ़ने के लिए भी है और हमारे समझने के लिए भी है। एक जन पुस्तकालय समस्त जनता को बिना किसी भेदभाव के, लिंग, धर्म, जाति, रंग के निःशुल्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और सेवा प्रदान करता है। भारत में वैसे तो नाम के अनेक जन पुस्तकालय है, परंतु वे वास्तव में जन पुस्तकालय नहीं,
क्योंकि उनमें उपरोक्त प्रभेदता का सर्वथा अभाव है। हमारे देश में अधिकांश पुस्तकालय अभिदान पुस्तकालय यानी कि चंदे से चलने वाले, वे केवल इसी अर्थ में जन पुस्तकालय है कि जन साधारण इनका उपयोग कर सके, किंतु शुल्क देकर। हमारे देश के जन पुस्तकालय संसार के अन्य प्रगतिशील देशों जैसे यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन आदि से सभी अभी लगभग एक शताब्दी पीछे है। यदि हमें अपने देश की का सर्वांगीण सर्वतोन्मुखी प्रतिभा को विकास करना है, तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, राजनीतिक जागरण के इस युग में जन पुस्तकालयों के गठन तथा संचालन के लिए सक्रिय प्रयास निरंतर करने होंगे, वो जो आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चे अर्थों में जन पुस्तकालय तथा जन पुस्तकालय तंत्र की स्थापना केवल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करके ही की जा सकती है। एक जन पुस्तकालय में जनसाधारण, छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, व्यापारी, श्रमिक, गृहणियां, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, नवसाक्षर आदि सभी आते हैं। उन, उन उसको उन सब की अध्ययन सामग्री आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। ये था हमारा जन पुस्तकालय। अब हम पढ़ेंगे शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय वह है जो किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर होता है। जैसे ये एक विद्यालय के अंदर हो सकता है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो ये शैक्षणिक पुस्तकालय की परिभाषा आपसे पूछी जाती है। अब हम पढ़ेंगे शैक्षणिक पुस्तकालय के अंदर पहला विद्यालय पुस्तकालय छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन सामग्रियों की पूर्ति करता है। विद्यालय एक श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ है। इसी प्रकार विद्यालय पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ है। एक विद्यालय पुस्तकालय में परंपरागत पाठ्य सामग्री, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, चार्ट्स, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, फिल्म्स आदि का संकलन होना चाहिए। शिक्षण कार्य में प्रयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री विद्यालय पुस्तकालय का अंतर्गत भाग होना चाहिए। हमारे देश में विद्यालय पुस्तकालयों की दशा संतोषजनक नहीं है और यह सर्वथा अपेक्षित है। ये तो हमने पढ़ा विद्यालय पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय में क्या होता है, छात्रों और शिक्षकों के लिए अध्ययन सामग्री होती है। जो स्कूल प्राइमरी भी, उच्च प्राइमरी या सीनियर सेकेंडरी भी, वो भी हो सकती है। अगला महाविद्यालय पुस्तकालय। महाविद्यालय पुस्तकालय का भी वही काम होगा, मुख्यतः छात्रों और शिक्षकों की जो अध्ययन सामग्री की पूर्ति करना, महाविद्यालय के लिए शिक्षण कार्यक्रमों में भूमिका अदा करना। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात महाविद्यालय पुस्तकालयों का विकास यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उदार अनुदानों से हुआ है, और फिर भी अभी भी कुछ काफ़ी करने को शेष है। अभी एक सवाल और आता है कि कंपटीशन में आया हुआ है कि जो महाविद्यालय जो या विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय होते हैं, वो उन्हें जो वित्त कहाँ से मिलता है? तो उसका एक ही जवाब है, यूजीसी। यूजीसी नेट में भी ये सवाल कई बार आया हुआ है, तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। आप इसको हाईलाइट कर दें या अंडरलाइन कर दें या समझ लें कि जो विद्यालय जो पुस्तकालय है, उसको जो वित्त कहाँ से मिलता है। आगे चलते हैं कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जो शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष स्तर पर विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो होती है, जो शैक्षणिक पुस्तकालय उसमें जो शीर्ष में उच्च स्तर पर कौन से होते हैं आपके, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ये विश्वविद्यालय व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। इसको विद्वानों ने विश्वविद्यालय के हृदय की संज्ञा दी है। अब एक सवाल आता है कि पुस्तकालय को या विद्यालय का कह सकते हैं, विश्वविद्यालय का हृदय किसको कहा गया? एक सवाल आ सकता है, आता भी है, आपके लिए भी आ सकता है, तो वो होगा पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय। अगर विश्वविद्यालय का पूछे तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय का पूछे तो महाविद्यालय पुस्तकालय, अगर स्कूल का पूछे तो आप विद्यालय पुस्तकालय लिख सकते हैं। अगला विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। अब रसल साहब का अभी ऊपर जिक्र किया था, उनकी एक किताब है लाइब्रेरी इन द लाइफ ऑफ नेशन 1943 के। आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो चीज़ें हैं आप उसको सेलेक्ट करके कॉपी करें और गूगल ट्रांसलेटर में जाएं और उसको हिंदी ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। और
जो मैकाले की किताब है चांस टू रीड, ये भी इंग्लिश मीडियम में PDF मिल सकती है हमें, और आप उसको डाउनलोड करें और उसको कॉपी करके जो गूगल ट्रांसलेटर में जाएं और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं, तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। एक विशिष्ट पुस्तकालय किसी एक विषय या विषयों के समूह में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं। जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं वो विशिष्ट कुछ श्रेणी के लिए होते हैं, जैसे ब्लाइंड लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी, आर्मी लाइब्रेरी, हॉस्पिटल लाइब्रेरी। तो ऐसा पुस्तकालय जो किसी विशेष समूह को सेवा प्रदान करता है, जैसे प्रतिष्ठान, किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, किसी शासकीय विभाग के कर्मचारी या किसी व्यवसायिक और अनुसंधान सदस्य। ऐसा पुस्तकालय आवश्यक रूप से सूचना से संबंधित होता है। इसके बारे में हम सामान्य पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय में अंतर स्पष्ट किया। अब ये सवाल आया तो नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपके 2 नंबर का आ सकता है या 4 नंबर का भी आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं। एक सामान्य पुस्तकालय में मुख्यतः पुस्तकें तथा सामयिक प्रकाशनों का संग्रह किया जाता है, जो जनरल जो पुस्तकालय होता है उसमें। जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में क्या होगा कि पाठ्य सामग्री के रूप में मुख्यतः प्रकाशन, शोध और प्रतिवेदन मानक जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, या विनिर्देश या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो सारांश होते हैं, वो होते हैं। और विशिष्ट पुस्तकालय में क्या होता है कि शैक्षणिक पुस्तकालयों की अपेक्षाकृत ग्रंथों की जो संख्या है वो कम होती है। सामान्य तथा विशिष्ट पुस्तकालयों में प्रदत्त सेवा की प्रकृति में भी अंतर होता है। जो सामान्य पुस्तकालय में ग्रंथ अर्थात पाठ्यक सामग्री प्रदान की जाती है, और जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना प्रदान की जाती है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब ये 2 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी, और 10 नंबर का भी आ सकता है। नीचे और पॉइंट हम पढ़ेंगे। इस बार तो जो 10 नंबर का वो क्वेश्चन नहीं आएगा 2021 के एग्जाम में। उपरोक्त 2 आधारभूत भिन्नता के कारण सामान्य और विशिष्ट पुस्तकालय में ग्रंथों और सामयिक प्रकाशनों व्यवस्थापन ग्रंथाधारों पर किया जाता है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में सूचना का जो व्यवस्थापन विशिष्ट प्रकार ऊर्ध्वाधर जो कैबिनेट्स या फाइल्स है, संदूकों की आवश्यकता पड़ती है। सूचना को वर्गीकृत करने के लिए विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। सूचीकरण का स्थान अनुक्रमणीकरण द्वारा किया जाता है। संदर्भ सेवा के स्थान पर पाठक को अनेक प्रकार की अन्य सेवाएं जैसे सामयिक अभियोगिता सेवा, जैसे CS, जैसे ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है। जैसे CS की फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदी में कहते हैं सामयिक अभिज्ञता सेवा, और इंग्लिश में कहते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस। ये 2 नंबर का सवाल आएगा। और SDI की भी फुल फॉर्म कई बार आती है, उसका सेलेक्टिंग डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सवाल 2 नंबर का पक्का आपकी है। कई बार आया 2 नंबर का, कई बार आया, आता रहता, आता रहेगा, डिलिस में भी और बिलिस दोनों में। पाठकों की सहायतार्थ अनुवाद सेवा और सारकरण सेवा आदि को भी अपनाना पड़ता। अब ये जो चीजें हैं हम इसमें आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब इसके नाम ही आपको याद रखने हैं, लेकिन इसका विस्तार हम आगे पढ़ेंगे, आगे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। विशेष पुस्तकालय में संस्थापित विचारों से कहीं अधिक नव विचारों पर और वृत्त ग्रंथों से अधिक अनुग्रंथों पर सामान्य पाठक से कहीं अधिक विशिष्ट पाठक पर बल दिया जाता है। तो ये कुछ अंतर था विशिष्ट पुस्तकालय और सामान्य पुस्तकालय में। ऊपर वाले 2 पॉइंट ठीक है, अगर ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, तो जितने शब्दों की सीमा हो। एक विशिष्ट पुस्तकालय अपने पितृ निकाय की सेवार्थ अस्तित्व में आता है। इसका उद्देश्य अपने पितृ निकाय की क्रियाकलापों को सहयोग करना और उनको गति प्रदान। पितृ का मतलब जो विशिष्ट पुस्तकालय, जैसे मान लो एग्रीकल्चर का निकाय क्या होगा, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो उसकी क्रियाकलापों को ये सहयोग देगा। अगर मेडिकल अगर लाइब्रेरी है तो उसका पितृ निकाय कौन सा होगा, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है जो उच्च स्तर का, वो उसका संचालक होगा, तो उसके जो क्रियाकलापों को ये बनाना। अगर इंजीनियरिंग लाइब्रेरी है तो उसका क्या कार्यक्रम होगा, जो जो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी क्रियाकलाप या दिशा निर्देश होती है उनके लिए सहयोगी बनना। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है, जो संपूर्ण राष्ट्र समस्त राष्ट्र की संपूर्ण सीमाओं को संचालित करते हुए होता है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय
तंत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में उत्पादित समस्त पुस्तकों को भावी पीढ़ी के लाभार्थ संग्रहित और सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। अब ये 2 नंबर का सवाल आता है या कॉम्पिटिशन में एक सीधा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का मतलब उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य यही होता है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या करता है, जो एक नियम होता है आपके, हम आगे पढ़ेंगे कि देश के अंतर्गत कहीं भी आपकी जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित होती है, कोई भी पुस्तक, तो उसकी एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को निःशुल्क भेजनी होती है। अब वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, तो वो क्या पुस्तकालय जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय ये करता है कि उस पुस्तकों को भावी पीढ़ी के लिए उन्हें लाभार्थ के संग्रहित करना, इकट्ठा करना और सुरक्षित करना भी है। तो ये सवाल कई कॉम्पिटिशन में आता है, 2 नंबर का भी आ जाता है और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी आ जाता है। जी चांसलर ने कहा है कि जहाँ जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदाय की सेवा करते हैं और शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए संस्थापित किए जाते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रादुर्भाव समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत एक विशाल देश है जो अनेक राज्यों में बंटा हुआ है। किसी सीमा तक जो स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की किसी सीमा तक जो स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की किसी राष्ट्र में होती है, वही स्थिति किसी राज्य में वहाँ के राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। चलो, ये कहने का मतलब कि जो एक जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जिस तरह से अपने राष्ट्र के अंदर समस्त क्षेत्रों के नेतृत्व करता है, तो ठीक उसी प्रकार जो राज्य केंद्रीय जो पुस्तकालय है वो अपने राज्य के अंदर जो पुस्तकालय सेवाओं का संचालन करता है। ये भाषा ये कह रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। अगला जो टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, ये जो सवाल है जून 2018, जून 2019, जून 2016 में आ चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसको आप 5 स्टार का 10 स्टार आप लगा दे सकते हैं। ये पुस्तकालयों के क्या कार्य है और आधुनिक समाज में उनकी क्या भूमिका है। मानवता की साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों को भावी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सदैव सर्वदा सुरक्षित करना, ये इसका पुस्तकालय का कार्य है। जो साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियां हैं उनको संरक्षित करना और भावी पीढ़ी तक सुरक्षित रखना। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के में सक्रिय भूमिका, इनके बारे में 2 नंबर का सवाल आता है। आज की इनकी जो परिभाषा मैं आपको इसके पाठ के लास्ट में बताऊंगा। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अवकाश के समय सदुपयोग समस्त मनोरंजन प्रदान करना, आजीवन स्व शिक्षा के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करना, प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा एकता में वृद्धि करने के लिए कार्य करना, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करना, ये सारे कार्य है जो पुस्तकालय के कार्य होते हैं। अब ये और किताबें यहाँ दे रखी है। स्पेशल लाइब्रेरी इन मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, बैकवेल की ये किताब है। आप नेट पे अगर पढ़ना चाहें, डाउनलोड अगर मिल जाए या इसके कुछ पॉइंट मिल जाए तो आप इंग्लिश में हो सकती है तो उसको आप गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पड़ती है, हमें ज्ञान का धारा बढ़ाने को मिलता है। लेकिन बात ये कि हम उसके प्रति उदासीन, कुछ पढ़ते नहीं, जो दिया जा रहा है उसको नहीं। ये भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं कि ये सामने वाला जो चीज़ ये सही है या गलत है, कॉपी करके लिख लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारी पुरानी प्रवृत्ति है। अभी चैंडलर का जो ऊपर हमने पढ़ा था, उनकी जो परिभाषा है, लाइब्रेरी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1965 में उन्होंने किताब लिखी, आप पढ़ सकते हो। निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के, इसका प्रयोग और जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वेच्छा से होना चाहिए। अगला है साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण। अब ये तो आप पॉइंट लिख सकते हैं, तो ये है कि कोई भी कार्य क्या ये लिख सकते। अगर 4 नंबर का आए तो आपका ये इनकी जो व्याख्या थोड़ी बहुत है, व्याख्या करेंगे तो आप 4 नंबर आपको पक्के मिलेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, आराम से। उसमें आपको ये पॉइंट लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। पहला है साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण। आधुनिक समय में मुख्यतः राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य विशाल पुस्तकालय इस कार्य को संपन्न करते हैं। पुस्तकालय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का कार्य करते हैं। पुस्तकालय समाज को पुस्तकालय के इस कार्य को समझना और मान्यता प्रदान करनी चाहिए, जिससे भी किसी भी दृष्टि से पुस्तकालय का महत्व न्यून न हो सके। यानी ये सारे कार्य करते हैं। उसी
उसी कार्य अगर महत्व को अगर समाज समझने लग जाए तो इनका महत्व कोई कम नहीं हो जाएगा, यानी कि जो पुस्तकालय का जो महत्व है वो बढ़ जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका। अब शिक्षाएं दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शैक्षणिक पुस्तकालयों का आधारभूत कार्य औपचारिक शिक्षा में भागीदारी निभाना। इनके लिए इंग्लिश में वर्ड है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एक फॉर्मेलिटी आप समझते हो, फॉर्मेलिटी का मतलब एक रस्म अदायगी उस तरीके से होते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय पाठ्य ग्रंथों, सहायक ग्रंथों का विशाल संग्रह निर्मित करके औपचारिक शिक्षा को गति प्रदान करते हैं। किसी सीमा तक जन पुस्तकालय भी इस कार्य को संपन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1988 में नई शिक्षा नीति में घोषणा की गई है। अब ये नई शिक्षा नीति 1988 में बनाई गई थी और उसमें ये उद्देश्य है ये। अब ये भी सवाल आता है कि जो नई शिक्षा नीति है वो मतलब उसमें पुस्तकालय को कब जोड़ा गया था, तो 1988 में। तो अब ये भी है, समय अनुसार सवाल भी चेंज हो जाता है। अब उसमें क्या क्या उद्देश्य थे, अब ये हम पढ़ते हैं। कम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिक सुविधा प्राप्त वर्ग के साथ खड़ा किया जाए, इसके लिए प्रत्येक जिले ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय के रूप में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 600 प्लस नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिला स्तर पर, कई जिलों में दो दो नवोदय विद्यालय भी है। उसकी जो भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या की विशालता को देखते हुए संस्था को अधिक स्वरूपता प्रदान की जाए, जिससे नौकरशाही का क्षेत्र सीमित हो सके, पारंपरिक भारतीय मूल्य को शुद्धता प्राप्त हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय आधारभूत दिनचर्या का विकास किया जा रहा है। इसमें समकालीन भारतीय राजनीतिक, समकालीन आर्थिक दशाओं से संबंधित पाठों को सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके, जिससे प्रत्येक छात्र को विचारशील नागरिक बनाया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक निर्दिष्ट शिक्षण का प्रस्ताव है, जिससे उसको सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सके। और शिक्षा प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा सके। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा 100% हो सके। इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस शताब्दी के अंत तक यानी 2020 तक 2020 में 2000 तक 15 से 35 वर्ष तक की आयु के समूह को 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। तो अब जो नई शिक्षा नीति है तो उसमें भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स जोड़े गए, पुस्तकालय के महत्व को और अधिक महत्व दिया गया। ये आपने काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ में उसके नोटिफिकेशन आपने पढ़ी है, और जो आपकी जानकारी में है और जानकारी नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड करके आप उस जो नई शिक्षा नीति के जो मुख्य बिंदु है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक पुस्तकालय व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाया जाएगा तब तक इस प्रकार की नीति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगी। पुस्तकालय अनौपचारिक शिक्षा में महती सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी संपन्न साध्य क्यों न हो, आजीवन किसी शैक्षणिक संस्था में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। जबकि शिक्षा एक सतत आजीवन प्रक्रिया है। कहने का मतलब कोई कितना भी आदमी क्यों न वो जो शिक्षण संस्था में एक सिर्फ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। वो सीखने के लिए निरंतर हमें पढ़ना पड़ता है। समाज से, बाहर से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो मतलब कि शिक्षा अर्जित करने के बाद भी इंसान वो शिक्षा ग्रहण करता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता, जिसका एकमात्र सशक्त माध्यम पुस्तकालय है। व्यक्तित्व का विकास। पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को दक्षता प्राप्त करके व्यक्तित्व उन्नति के साथ साथ राष्ट्र प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है। अवकाश के समय सदुपयोग। पुस्तकालयों द्वारा जनसाधारण को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग, स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। इसके द्वारा सभी को निष्पक्ष रूप से सभी विषयों पर अधिकतम सूचना, पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। पश्चिम के देशों में 18वीं शताब्दी के अंत में ऐसे अनेक पुस्तकालय स्थापित किए गए जो अल्प शुल्क देकर जनता को हल्का फुल्का साहित्य उपलब्ध कराते थे। भारत में भी अनेक ऐसे पुस्तकालय स्थापित किए गए जो आज भी कार्यरत है। आधुनिक जन पुस्तकालयों का भी एक महत्वपूर्ण कार्य जन साधारण को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना माना गया है। अगला, आजीवन स्व शिक्षा का सशक्त माध्यम। पुस्तकालय जन साधारण को आजीवन स्व शिक्षा प्राप्त करने में सहायक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 18वीं शताब्दी में आरंभ समाज ग्रंथालय को स्थापित करने का आंदोलन चलाया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आप जानते हैं, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं। उन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक क्या होता है कि मान लो जब भी आकाशीय बिजली गिरती है वर्षा के मौसम में, तो वो बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है या टावर्स, उसके ऊपर एक तड़ित चालक लगा है, एक नुकीली सी कील होती है, और उस कील से एक तार नीचे ज़मीन में मतलब जोड़ा जाता है अर्थ, तो जो आकाशीय बिजली आती है इसी बिना किसी नुकसान पहुँचे सीधे इस अर्थ में यानी धरती में समाहित हो जाती है, कोई नुकसान नहीं होता। जो इनका भी योगदान जो मानवीय समाज में बहुत रहा है, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। और जो पुस्तकालय को स्थापित करने का उन्होंने आंदोलन चलाया, तो जो योगदान को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। और उन्होंने बहुत बड़ा एक नेक कार्य किया है समाज के लिए। यदि समाज का कोई भी सदस्य आत्मोन्नति के लिए, स्व शिक्षा का अभिलाषी है, इसके लिए वो पुस्तकालय ही एकमात्र संस्था है। प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सद्भावना की एकता में वृद्धि। प्रजातंत्र की सफलता एक बड़ी सीमा तक भली प्रकार सूचित नागरिकता पर निर्भर करती है, यानी कि जिसके नागरिक सफल है तो उसका प्रजातंत्र भी सफल है। जन पुस्तकालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जनसाधारण को भली भांति सूचित करते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निर्वहन कर सके। पुस्तकालयों द्वारा पारस्परिक सहयोग सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना और सहयोग की वृद्धि होती है। यूनेस्को ने कहा कि बिना सार्वजनिक पुस्तकालयों के सहयोग की कोई भी प्रजातंत्र समाज में सफल नहीं हो सकेगा, और न ही बिना किसी शारीरिक मानसिक स्वतंत्रता का। अब सामाजिक परिवर्तन। भारतीय संविधान में भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करने और जनसाधारण की अभिलाषाओं को पूर्ण करना उद्देश्य बताया गया है। अतः इसका उद्देश्य एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है, जहां सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त हो सके। पुस्तकालय सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में जनसाधारण की अभिलाषाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। एक जन पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के सबको निःशुल्क ग्रंथ और सूचना प्रदान करता है। अतः एक जन पुस्तकालय उपयुक्त ग्रंथ और सूचना प्राप्त करके किन्हीं समूह विशेषों के भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रतिरोध करने के लिए जनसाधारण के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। एक जन पुस्तकालय शिक्षा की समानता प्रदान कर समाज की समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उनके द्वारा राजनीतिक और सामाजिक चेतना की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होता है। तो इस तरीके से आज हमने ये पाठ पढ़ा। अब ये सारांश आप वही सेम चीज़ें ऊपर जो हमने पढ़ी थी आप यहाँ भी पढ़ लें। इसके बाद अब मेन चीज़ें क्या क्या है अब ये है। अभी जो हमने जो पढ़ा है, ये पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। इस कथन की समीक्षा करते हुए बताइए किस प्रकार है, किस प्रकार तो सामाजिक संस्था है, तो हमने ऊपर पढ़ रखा है, तो आप उसको विवरण कर सकते हैं। आधुनिक जन पुस्तकालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी सवाल इतना आ सकता है। अब ये पीछे वाला नहीं दे, ये 2 नंबर का दे सकता है, 4 नंबर का दे सकता है। अब ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार लगा दें कि भारत में पुस्तकालय के विकास में क्या बाधा है। ये कई बार आया है परीक्षाओं में। पुस्तकालय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए उनके कार्यों और समाज में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। अब ये सवाल वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये छोटा सवाल आ सकता है कि पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए, जैसे या जो जनसाधारण पुस्तकालय उनका भी पूछ सकता है, या किसी एक प्रकार का जैसे विद्यालय पुस्तकालय की क्या भूमिका, वो 4 नंबर के नज़रिए से आपको देख सकता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब ये जो सवाल है, अनौपचारिक शिक्षा जो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, जून 2015 में आया हुआ है, 16 में डिलीस दोनों में आ रहा है, एक अपने शाब्दिक में समय दर समय आ रहा है। अब ये अनौपचारिक क्या है, औपचारिक क्या है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। अनौपचारिक का ऐसी शिक्षा जो किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षक के माध्यम से प्राप्त न की जाकर स्वयं किसी सार्वजनिक माध्यम से की जाए। ठीक है, अनौपचारिक। एक होता औपचारिक फॉर्मेलिटी, तो वह शिक्षा जो शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त की जाती है वो औपचारिक शिक्षा पहले तो वो है। और जो स्वयं के स्तर पर कहीं से भी कई इंसान के अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है, वो अपने स्वयं के स्तर पर कुछ चीज़ें सीख लेता है, शिक्षण कर लेता है, तो वो है अनौपचारिक। और शिक्षक के माध्यम से किसी शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो शिक्षा अर्जित की जाती है वो है औपचारिक शिक्षा। ये सवाल कई बार परीक्षा में आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, और ये सवाल आपके कंपटीशन में भी आता है।
तो इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर कर लें कि औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अगला अनुग्रंथ यानी माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। माइक्रो का मतलब सीडी-वीडी में वगैरह पत्रिकाओं में जो छोटे होते हैं बिल्कुल एकदम माइक्रो से आप समझिए कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट। जैसे कोई स्कैन हो गया या कोई ऐसा वीडियो हो गया, मतलब स्कैन वगैरह इस तरीके से। अगला लाइब्रेरी सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकालय अलग-अलग न होकर परस्पर संबंधित होती है, संबंध रखती है। पांडुलिपियाँ, अब मैन्युस्क्रिप्ट आता है। अब आप हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी शब्दों को भी महत्व देना शुरू करें, क्योंकि अब जब इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है, वो हम यहाँ से समझते हैं। जैसे कैटलॉगिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी, इस तरह का टॉपिक है। उसका अगर वर्गांक बनाने को कहें तो आपको पता ही नहीं कि मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है। तो यदि आपके दिमाग में है कि मैन्युस्क्रिप्ट एक ग्रंथ है, तो ग्रंथों का जो मूल विषय होता है वो होता है आपकी बिब्लियोग्राफी। आप बिब्लियोग्राफी में 2.29 पे जाएंगे, सीधा इसका वर्गांक जो मैन्युस्क्रिप्ट का वो ढूंढ लेंगे। अगला विशिष्ट पाठक। विशिष्ट पाठक ऐसा पाठक जो किसी विशिष्ट विषय का विशेषज्ञ होता है, जैसे कोई वैज्ञानिक होता है, हो सकता है या शोधकर्ता, वो अपने विषय पर समग्र पाठ्य सामग्री का अभिलाषी होता है। वृत्त ग्रंथ यानी एक एक था माइक्रो, एक और मैक्रो डॉक्यूमेंट यानी विशाल ग्रंथ जैसे पुस्तक। सामान्य पाठक, एक विशेष पाठक और सामान्य पाठक, ये भी अगर कंपटीशन में या आपके पूछा जा सकता है। एक जनरल क्वेश्चन है, एक सामान्य समझ को लेकर। परीक्षा में कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते, आपकी व्यवहारिक समझ को परखने के लिए की दृष्टिकोण से जो सवाल आते हैं। सामान्य जो किसी विशिष्ट विशेषज्ञ का नहीं होता, वो सामान्य विषयों का पाठन सामग्री का अभिलाषी होता है। अब ये पीछे पुस्तकें दे रखी है, इसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने पहला जो पाठ है ये पाठ हमने किया, और उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आएगा, जो आपके भविष्य में ये काम आएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।